प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आलोक भाई। आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते। आपको भी संदीप भाई बहुत बहुत अभिवादन। जय जय सिया राम। सर, कुछ लोग हैं जो मरते नहीं, उन्हें चले जाना चाहिए पर वो जाते नहीं, और जब तक शरीर जर्जर ना हो जाए और जब तक मतलब क्या करना चाहते हैं। अब लोग कहेंगे कि ऐसी इच्छाएं, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह सब विचार जो है ना, कभी कभी उचित हो जाते हैं। तो जिसकी बात हो रही, जरा उसका एक वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस आदमी का होना क्या चाहिए। जी सर। ईरान से बहुत करीबी रहे, झगड़े भी हुए हैं हमारे। हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे यहाँ थी और ईरान में बादशाहत थी, तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान की सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ, उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। जी वेलुक जी। सर एक बात बताई जाए, ये तो इंसानों को, लुटेरों को, आक्रांताओं को हिंदुस्तानी बता के आज भी जो अपने आक्रांतापना कर रहा है उसको जस्टिफाई करना चाह रहा है। अच्छा, इंसान भले यहाँ के रहे हों, क्या विचार यहाँ का था जो कहता है जिसकी हमारी बादशाहत थी, सल्तनत थी और इत्यादि था। जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहा है वो विचार, वह भाषा क्या यहाँ की थी? वेलुक भाई, मैं एक बार फिर से ये वीडियो कहूंगा कि प्ले कीजिए और दर्शकों को फिर से सुनाऊंगा। रोक हमेशा ईरान से बहुत करीबी रहे, झगड़े। यहाँ देखिए कि हमारे ताल्लुकात ईरान से बहुत करीबी रहे, झगड़े भी हुए हैं हमारे। हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे यहाँ थी। ये वाक्य पूरे मोहम्मदवादी मानसिकता को दिखाता है। ये जो जहर है, ये अंसारी जो 10 वर्षों तक इस देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर रहा, भाई उपराष्ट्रपति के बाद तो एक उपराष्ट्रपति का ही पद बन गया। ये मैं दर्शकों को फिर से सुनाऊंगा, ये सुनिए। बादशाहत जब हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे पास थी, यहाँ थी, और ईरान में बादशाहत थी, तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान, ये दूसरी जो छवि आपने देखी, वो जिहादी स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं कि आगे कैसे किया जाए। एक बार फिर मैं ये पूरा वीडियो चलाता हूं, उसके बाद बात। ये सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ, उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। ठीक साहब, मान गए हम। हमारी सीमाएं तो खैर ईरान तक थी ही, कंबोडिया, वियतनाम, सब कुछ था। समस्या ये है कि ये अंसारी हो या जो भी हो, ये जिस तरह की भाषा बोलते हैं, हमारा जब शासन था यही जहर। अरे सर, शासन नहीं था सर, बादशाहत थी। बादशाहत थी। ये जो फितूर है दिमागी, 800 वर्षों तक हमने तुम पर राज किया। किस पर राज किया? हिंदुओं पर, काफिरों पर। ये व्यक्ति कितनी आसानी से, और ये व्यक्ति देश के सर्वोच्च पदों पर रहा है, इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मलाई कूटा है, इस व्यक्ति को इस देश के हिंदू जनता ने उपराष्ट्रपति बनाया। अंसारी है तो जाहिर तौर पर पसमानदा होगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये उसी स्कूल का प्रोडक्ट है जिस स्कूल का प्रोडक्ट इस देश का पहला शिक्षा मंत्री आजाद था, मौलाना मदरसा छाप आजाद। और वो मदरसे भी नहीं गया था। उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई थी, तथा कथित तौर से। उस शिक्षा दीक्षा में क्या था? केवल इनकी जो किताब है कुरान, वो पढ़ना। उस व्यक्ति ने आजादी के तुरंत बाद हम लोगों की शिक्षा नीति तय की। ये है हमारा देश।
और वही परिणाम है कि ऐसे जहरीले सांपों को हमने पाला पोसा। ये आस्तीन है, देखिए आपको दर्शकों इसमें सांप दिख रहे होंगे, हम लोगों ने आस्तीनों में सांप पाले हैं। ये दूसरी स्ट्रेटेजी बता रही है। कल ही शर्जिल इमाम का एक भाई, थोड़ा सा मैं इधर उधर आपकी इजाजत से निकलूंगा हारमोनियम लेके, संदीप भाई, कल शर्जिल इमाम का छोटा भाई या बड़ा भाई कोई था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बगल में कौन लोग बैठे थे, हर्षमंदर, सबा नकवी, और वो बता रहा है पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया, पुलिस ने फलाना किया। अव्वल तो पुलिस ने किया नहीं होगा, डर के मारे इन लोगों को करती नहीं है पुलिस। हाँ, अगर आपका नाम विष्णु तिवारी है तो आप 20 वर्ष अपने गंवा कर चले आ सकते हैं, और उसके बाद जब आप अपनी जवानी मांगेंगे तो आपको एक बड़ा सा घंटा थमा दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को, और मैं कहता हूं कि अगर इनको किया गया है तो गलत क्या हुआ है? तुम एक आतंकी के भाई हो, पूरे देश को कश्मीर बना देना चाहते हैं ये लोग। जिस तरह कश्मीर में आतंकियों के रिश्तेदार नौकरी चाकरी सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस में आतंकियों के रिश्तेदार थे, कमाल है। और ये जहरीला आदमी, इसका एक इंटरव्यू और आपको याद होगा संदीप भाई, जिसमें किसी एंटरटेनमेंट चैनल, शायद अमीश देवगन नाम है, जो किताब पर चर्चा करने गया था इसी की, और बीच इसमें इंटरव्यू में ये कितना बौखलाया था, किस तरह से अमन चोपड़ा ने किया था, अमन चोपड़ा ने किया था, यस राइट। और ये किस तरह बौखलाहट में वो इंटरव्यू अधूरा छोड़कर गया था, और उसमें क्या प्रश्न पूछे गए थे वो भी याद कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, वो आ जाएगा, इंटरव्यू विद अमन चोपड़ा। और आज ये व्यक्ति, जरा मुझे इसको, चलिए इसने जो फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कही हैं उसी को देख लेते हैं भाई। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी का शासनकाल क्या है, या उनका समय क्या है? शासनकाल छोड़िए, लुटेरे थे, रेगिस्तानी बर्बर थे। महमूद गजनी 971 से 1030 तक, और मोहम्मद गोरी 1149 से 1206 तक। गजनी था तुर्की मूल का, टर्की से आया था। अंसारी, पढ़े लिखे नहीं हो तो जाओ किसी मदरसे की जगह हमारे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ लो भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? जहालत सर नहीं प्रदान हो जाए। सर, इनका पर्पस है आपको गलत चीज पढ़ाना, वरना क्या, व्हाट इज दैट? इनका जो पढ़ा लिखा होता है वो आपको गलत पढ़ाने के लिए पढ़ता है। इरफान हबीब, उसका बाप जो था एक और क्या बोलते हैं, इन लोग के वैचारिक बाप नूरुल हसन, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा। हाँ, कहाँ से आते हैं सब। लेकिन ये जो फैक्चुअल इनएक्यूरेसी बता रहा है उस पर मैं जरा बात करना चाहता हूं। गोरी अफगान मूल का था, बिल्कुल था, लेकिन ये कहना कि भारत का शासन था वहां तक, भारत ने अफगानिस्तान पर कभी स्थायी शासन नहीं किया भाई। हाँ, अफगानिस्तान तो बौद्ध भूमि थी सर, बौद्ध भूमि थी इनसे पहले। भाई गांधार महाजनपद जब तक था तब तक वहां हिंदुओं का शासन था, भारत का शासन था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य में थोड़े बहुत हिस्सों पर हमारा कब्जा रहा है। लेकिन जब वो मोहम्मदवादी लुटेरे आए, जो हरावल दस्ता आया, तो पूरा इस्लामीकरण कर दिया उन्होंने तलवार के जोर पर। तो फिर कहां से भारत का शासन रह गया भाई? और पप्पा रावल के बाद तो इन लोगों ने हिंदू कुश पहाड़ी, वो रास्ता, हिंदू कुश का क्या अर्थ है? खुदकुशी, खुद से मर जाना। हिंदू कुश हिंदुओं को मारने वाली कत्लगाह वाली जगह है, इसलिए उसका नाम हिंदू कुश है। और ये अंसारी 2 टके का आदमी, पता नहीं क्या क्या आए बाएं साए। इस देश में तो दिक्कत यह है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, नीति आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने एक बार कुछ कहा था कि देयर इज टू मच डेमोक्रेसी। अमिताभ कांत, मुझे लगता है, हाँ अमिताभ कांत, राइट। मुझे लगता है कि इस देश में टू मच डेमोक्रेसी भी है। जिन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए वो सारा आराम से दिल्ली जैसी जगह पर 1 एकड़ के बंगले में रह रहे हैं।
शर्जील इमाम के साथ इस व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? इसके तमाम बयानात ऐसे हैं। यह व्यक्ति जिस दिन उपराष्ट्रपति पद से उतरता है उस दिन कहता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। और यह व्यक्ति अकेला नहीं है, पूरी श्रृंखला है साहब। आप देख लीजिए गटरवुड में अभी किनका वर्चस्व है? 3 खानों का। किसने उनको बनाया है? हिंदू जनता ने। इस देश के 80% मुसलमान हिंदुओं ने आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को सिर पर बिठाया। वही शाहरुख खान, आमिर खान भी वही मौलाना आजाद की संततियों में से अपने आप को कहते हैं, वहां से आते हैं। मैं बताता हूं, तीनों हैं। क्योंकि आमिर खान की ने अपनी पत्नी के नाम पर कहा कि डर लगता है। शाहरुख खान जाके बोलता है कि मैं पेशावर से हूं, मेरी रगों में पाकिस्तानी खून है, मेरे अब्बा तो जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे लगता है कि मैं जीत रहा हूं। सलमान खान को याद कीजिए, जब जोधपुर में उस पर मुकदमा चला, सजा हुई, तो अचानक से वो रातों रात उसने जेब से जींस की जेब से वो फेस कैप निकाली और रातों रात वो मुसलमान बन गया। ये खून में है इनके। मुझे बार बार वो चरित्र याद आता है के का, ब्रिगेडियर शौर्य का और शौर्य फिल्म का। वो फिल्म अनिवार्यतः देखनी चाहिए। नहीं फिल्म नहीं देखनी चाहिए, आखिरी के 10 सीन देखना चाहिए, आखिरी के 10 मिनट देखना चाहिए बस। फिल्म तो बहुत वाहियात है। मतलब आप उम्मत के फेरे में आप यार 800 वर्ष हो गए, यहां हूण मिट गए, कुषाण मिट गए, शक मिट गए, तातार मिट गए, और आप अभी तक अरब से चालित हो रहे हैं। इस देश के तमाम कन्वर्टेड जो मियां जी लोग हैं 3 देशों के मुताबिक चलते हैं। 3 देशों की विदेश नीति जैसी होती है उस मुताबिक ये बरतते हैं। ऐसा मेरे भाई, मैं इसी की इसने जितनी डायलॉग दिए हैं उस पर मैं आपको वापस लेकर आना चाहता हूं। इसने कहा कि हमारी बादशाहत थी और हमारा जो है रूल था, उसका था का मतलब यह है कि अब भी होना चाहिए। क्लेम तो हमारा ही है, वो तो बीच में बाई मिस्टेक 147 हो गया या कुछ हिंदू आ गए राज करने। यह जिस विचार को लेकर इस भूमि पर आया है, यह विचार कहाँ का है? यह विचार सनातन का है, हिंदू समाज का है, भारत भूमि का है? ये जो इस्लामिक विचार है ये कहाँ का है? जो फीड करते हैं लोग, जिससे कन्वर्ट कराते हैं जी, जो हर जुम्मे को हर 5 दिन में 5 बार जो ठोक पीट के सबको जो है बनाया जाता है। क्योंकि पैदा तो सब अच्छा, ये इसके बयान ही सिर्फ खतरनाक नहीं है, इसके कुकर्म भी। इसने ईरान में हमारे एजेंट्स को मरवाया। पहला इंसान नॉर्मल पैदा होता है और इनके यहाँ एक प्रक्रिया होती है खतने की, उसके बाद मुसलमान कोई कहलाता है। तो प्राकृतिक को अप्राकृतिक करके यह फिर एक अपना सब इंसानों के शरीर पर एक साइन लगा देते हैं। जैसे गुलामों के पे रोमन में गुलामों पे स्टैंप लगता था किसका गुलाम है ये जलाकर। तो यह भी क्रूर रूप से फिर बच्चों के साथ यह व्यवहार करके उसको मुसलमान बनाते हैं। यह व्यवहार भारत का है कि बाहर का है? पूरी तरह यह अभारतीय और ठीक उसी राजनीतिक विचारधारा का, उसी खूंरेज राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है यह विचार, जिसे मैं मोहम्मदवाद कहता हूं और जिसको मैं एकदम एक बर्बर राजनीतिक विचारधारा मानता हूं। मैं न उसे मजहब मानता हूं, न रिलीजन मानता हूं। धर्म की तो बात ही जाने दीजिए। चाहे ये जिहादी हो या क्रूसेड वाले हो, ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब राजनीतिक विचारधाराएं हैं। सबका सब केवल और केवल कब्जा करने, जमीन हड़पने, दूसरों को मारने, काटने, मतांतरित करने, इसके अलावा इनमें आप मुझे एक आध्यात्मिक तत्व, एक दार्शनिक बात, कुछ भी दिखा दीजिए। दूसरे के धन को लूटना, जी, दूसरे के धन को लूटना, उनकी स्त्रियों को लूटना, जजिया देना, माले गनीमत है। और अभी आप सच को सच बोलेंगे तो नुपुर शर्मा टाइप ये लोग कर देंगे हाल, सरतन से जुदा पर निकलने लगेंगे, नारे लगाने लगेंगे। लेकिन भाई अच्छा नहीं, इनकी हुकूमत तो सर बांग्लादेश में भी है और क्या कहते हैं पाकिस्तान में भी है। वहां पे उन्होंने जो हुकूमत जिस पे कर रहे हैं वहां के हिंदुओं पर, उनके साथ क्या किया? भारत के
मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए, मोहम्मदवादियों को, कि वो आखिर तौर पर कन्वर्टेड है। और जो नायपॉल लिखते हैं अपनी किताबों में, उनसे बेहतर मोहम्मदवाद का विश्लेषण आज तक किसी ने नहीं किया है। बेखौफ विश्लेषण किया है। भारत के और हिंदी के टुच्चे कथाकारों में तो वो हिम्मत है ही नहीं, अंग्रेजी दां में भी नहीं है। लेकिन नायपॉल लिखते हैं कि जब ही आप मोहम्मदन या क्रिश्चियन होते हैं तो पहली आपकी शर्त क्या होती है कि आप अपनी उस संस्कृति जिसमें आप रचे बसे हैं उस पर थूकें, उसको पैरों से रौंदें। अगर कोई राम रहमान बनता है तो उसे सबसे पहले अपने देवालयों को ध्वस्त करना होगा ना, क्योंकि बुत परस्ती तो हराम है। बुत शिकन बनना होगा उसको। उसके बाद हिंदुत्व के साथ जो उसकी पूरी सांस्कृतिक परंपरा है उस सब को धोना पड़ेगा। और ये एकदम साफ है। आप देखिए, पूरे यूरोप का इतिहास देख लीजिए। स्पेन एकमात्र देश था जिसने इन मोहम्मदवादियों को हराकर अपनी क्रिश्चियनिटी वापस ली, लेकिन कल वहां की संसद ने कमाल का काम किया है। एक झटके में 5 लाख से 8 लाख अवैध इमिग्रेंट्स को कानूनी मान्यता दे दी है। ये अवैध इमिग्रेंट्स अधिकांशतः मोहम्मदवादी हैं, तीसरी दुनिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, जो अब उस देश को नर्क बनाएंगे, क्योंकि ये इतिहास रहा है इनका। हामिद अंसारी जैसा व्यक्ति अगर ये बोल सकता है कि वहां से वहां तक। एक आखिरी बात कह के मैं इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। मेरे एक बहुत विद्वान मोहम्मदन मित्र हैं, वो कहते हैं कि इस देश के मोहम्मडन्स की समस्या ये है कि वो 3 देशों की विदेश नीति देखकर अपनी नीति तय करते हैं। एक बड़ा तबका है जो ईरान से चालित होता है। ईरान ने भारत के बारे में क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा, भारत का उससे क्या संबंध है। अभी आप देखिए, वो खामनेई जो जीता जागता, भाई औरतों पर उसने और कितनों को मरवाया, उसको आप राक्षस नहीं कह रहे हैं, उसके समर्थन में आप उतर रहे हैं। पिछले महीने में 15,000 मरवाए हैं, बाकी तो उससे पहले क्या किया हो तो वही जानता है। उस राक्षस का समर्थन करने आप उतर जा रहे हैं। दूसरा तबका जो है, दूसरा जो तबका है वो टर्की से संचालित होता है, खलीफा थे भाई। और तीसरा जो तबका है वो सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा से, जिसको सऊदी अरब अब खुद छोड़ रहा है। सऊदी अरब अब अपने कानूनों में ऐसे बदलाव कर रहा है कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है। तो सर, यहाँ वाले भी तो सऊदी को इस्लाम से खारिज कर रहे हैं कि ये सब असली नहीं है, हम लोग असली हैं। तो नहीं, जरूर, क्योंकि जिस जगह से पैदा हुआ वहां पर असली नहीं है। तो अंततः ये जिहादी मानसिकता है। सामने एक जिहादन बैठ के इंटरव्यू ले रही है, दूसरा जिहादी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। इस सब को देखकर भी जो हिंदू जात पात की बात करता है, मुझे उससे घबराहट होती है, मुझे उससे डर लगता है। बादशाहत तो आज न्यूयॉर्क में भी आ गई है, मिलने गई थी, जोहरान 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 कर रही थी। और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे बैठ के जो है, जैसे हमारे यहाँ मेले में नहीं वीडियो बनाए जाते हैं, बीच में खड़े हो जाओ, चारों तरफ से कैमरा घूमेगा। नहीं, खैर उनके कारनामे और भी हैं। वो तपस्वी राहुल विंची जब निकला था अपने इसमें, तो टॉयलेट दिखाकर, वैलू भाई, ये उपराष्ट्रपति जब था तब वो राज्यसभा टीवी का वो था, सर्वे सर्वा। और इन्होंने ही ये सामने वाली जिहादन को उस टीवी में रखवाया था, तनख्वाह दिलाई थी, बढ़िया लाइफस्टाइल दिलाई थी। अब वो लुटेन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और वो तो सारी दुनिया जानती। तो यह इतिहास इन दोनों का। और एक और इतिहास है, जब राहुल विंची भारत जलाओ यात्रा पर निकला था तो इन महोदया ने, मोहतरमा ने उसके टॉयलेट को दिखाकर कहा था कि ये बहुत दिव्य तपस्वियों का सा जीवन जी रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी। अरे भैया, जो कैरावान था वही करोड़ों का था। और ऐसे कितने कैरावान थे। और मजे की बात है कि उसमें से कितनों के पैसे नहीं दिए गए, जो बाद में हंगामा भी हुआ था। तो इन लोगों का मूल चरित्र जिहाद है। और मैं फिर से वही कहूंगा
कि इनको देखकर भी जो हिंदू नहीं जाग रहे हैं, मुझे उनसे डर लगता है। इन लोगों से तो आदमी निपट भी। कई लोग समझदार होकर भी अपनी नासमझी में या अपने बोर हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा इस सरकार में, तो अंततः गिरोगे नहीं के पाले में। तो बाकी देखते हैं क्या है। तो दर्शकों, इस जिहादी उपराष्ट्रपति के विदाई समारोह पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक स्पीच दी थी। 4 मिनट की थी कि 8 मिनट की थी, वह भी सुनने योग्य है। एक शब्द भी गलत नहीं बोला, लेकिन कुछ ऐसा मतलब जैसे उबलता हुआ तेल डाल दिया इसके ऊपर, छनछना के रह गया था। इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत की थी कि यह अभी तक जीवित है। अच्छी बात है, जिंदा रहना चाहिए। इनको अपना बादशाहत कायम रखें, कोशिश करें, प्रयास करें। बाकी हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को हम सत्ता में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, या ये व्यालोक भाई ने कहा कि हिंदुओं ने इसको सत्ता में लाया, तो बात बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल इस्लाम से सपोर्टेड 20% मुसलमान वोट बैंक से सपोर्टेड जो हिंदू सत्ता में आता है, वो इन्हीं की चाकरी करता है अंततः। इसके बाद इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया व्यालोक भाई। और आपको ये बातें कैसी लगी? उचित लगी, सही लगी, गलत लगी? संकट ये है असली, जितना 15 दिन में संकट बताया गया है ना, वो संकट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक हो सकता है। असली संकट ये है, तो जरा संकट का ध्यान रखें, इसलिए आज इस वीडियो से शुरुआत की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। व्यालोक भाई का चैनल व्यालोक वाणी और व्यालोक भाई और हमारा साझा चैनल प्रारब्ध, कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।